ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच में बता दें कि भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। होर्मुज़ जल मार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और वो भी देशवासियों के लिए। भारत ने अपनी जबरदस्त तैयारियों को इस वक्त पूरा कर लिया है, जिससे कि आम लोगों की जिंदगी पर आने वाली कोई भी परेशानियों को, कोई भी इमरजेंसी को पहले ही निपटा दिया जा सके। क्योंकि बता दें कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच लगातार गैस सप्लाई चिंता का विषय बना हुआ था, चर्चा का विषय बना हुआ था। कई शहरों से गैस सप्लाई में कमी की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। इन सब को देखते हुए अब भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी की सप्लाई को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वस्तु अधिनियम यानी कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये ईसीए क्या है और इसे लागू होने के बाद में क्या क्या बदलाव सामने आने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं राधा बकोत्रा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस फैसले के बाद में गैस सप्लाई कैसे बांटी जाएगी पूरे देश में। सरकार ने बता दें कि गैस सप्लाई को 4 कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहली कैटेगरी है पूरी सप्लाई। इसमें आपके घर की रसोई गैस भी आएगी और इसके साथ साथ ही पीएनजी और गाड़ियों में डलने वाली जो सीएनजी आती है वो भी शामिल है। इन्हें पहले की तरह ही पूरी गैस सप्लाई जो है वो मिलती रहेगी ताकि आम लोगों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी, वो है खाद यानी कि कारखाने, खाद बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर उनको 70% गैस दी जाएगी, लेकिन उन्हें ये भी साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खाद बनाने में ही हुआ है। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो इसमें शामिल है बड़े उद्योग। नेशनल गैस ग्रिड से जुड़े जो उद्योग है वो शामिल है। चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी ज़रूरत की करीब 80% गैस सप्लाई मिलती रहेगी। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, जो कि है छोटे बिजनेस और होटल। शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट्स को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से ही करीब उनका जो 80% गैस है वो उन्हें दी जाएगी। यानी कि ये बिल्कुल साफ है कि सरकार ने इस फैसले में सबसे पहले जो प्राथमिकता दी है वो आम लोगों को दी है, कॉमन मैन को दी है। अब समझ लेते हैं कि आखिरकार ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। बता दें कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये अधिकार देता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो ज़रूरी चीज़ों जैसे कि अनाज हो गया, दालें हो गई, खाने का तेल हो गया या फिर दवाइयाँ हो गई या फिर ईंधन, इन सब की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल में कर सके। आसान भाषा में अगर हम कहें तो ये जमाखोरी रोकने वाला एक कानून है। जब भी किसी ज़रूरी चीज़ की कमी होने लगती है किसी भी देश में या फिर उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उस समय सरकार इस कानून का इस्तेमाल करती है और इसे पूरे देश में लागू कर देती है। और व्यापारियों के लिए खास तौर पर स्टॉक लिमिट भी यहाँ पर तय कर दी जाती है ताकि कोई ज़रूरत से ज़्यादा का सामान जो है वो जमा ना कर सके, इकट्ठा ना कर सके, बाजार में संकट पैदा ना हो सके। दिलचस्प बात यह भी है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बार इस कानून का इस्तेमाल और इस कानून को लागू पूरे देश में कर चुकी है। अब सवाल यह है कि भारत में अभी क्या स्थिति है। दरअसल बता दें कि भारत अपनी जो ऊर्जा ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आयात करता है। भारत रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 85% कच्चा तेल और करीब 50% का प्राकृतिक गैस विदेशों से खरीदता है। भारत के लिए सबसे बड़े सप्लायर जो देश है उसमें शामिल है इराक, सऊदी अरब, रूस, यूएई और अमेरिका। लेकिन बता दें कि मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर सबसे बड़ी चिंता जो इस समय वो बनी हुई है वो यही है कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और इस समय ये प्रभावित हो चुका है। और अगर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो सप्लाई भी प्रभावित होती है और इसका असर ना सिर्फ एक देश पर बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। ऊर्जा व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। हालांकि राहत की बात यह है कि कई देशों के मुकाबले इस वक्त भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर मानी जा रही है। सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक भारत के पास में फिलहाल करीब 74 डेज का कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार मौजूद है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा भारत ने पहले से ही रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ में ऊर्जा सप्लाई को लेकर बातचीत पहले ही कर ली है, समझौते पहले ही करके रखे हुए हैं ताकि
ज़रूरत पड़ने पर वैकल्पिक सप्लाई मिलती रहे और कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। यानी अगर मिडिल ईस्ट में सप्लाई प्रभावित होती भी है तो भारत के पास में दूसरे स्रोतों से ऊर्जा हासिल करने का विकल्प पहले से ही मौजूद है, तैयारियां पहले से ही कर ली गई है। सरकार ने एलपीजी को लेकर बहुत बड़ा अहम कदम भी उठाया है। अब बता दें कि एलपीजी सिलेंडर की जो बुकिंग की डेट्स थी, जो लिमिट थी, वो 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। सरकार का ये भी कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण लोगों ने घबराहट में ज़्यादा सिलेंडर्स की बुकिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण ये फैसला लिया गया, जिससे कि मांग में करीब 15 से 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद में सरकार ने ये एक अहम कदम उठाया है। और इस फैसले का सीधा और साफ मकसद सिर्फ यही है कि जमाखोरी को रोकना है और सप्लाई को संतुलित बनाए रखना है पूरे देश भर में। दिलचस्प बात आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का इस्तेमाल किया हो, इसे पूरे देश में लागू किया हो। इससे पहले भी कई बार संकट की स्थिति में ये कानून पूरे देश में लागू किया जा चुका है। जैसे कि साल 2020 की हम बात करें तो उस समय साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को इस कानून के दायरे में शामिल किया था, ताकि उनकी जमाखोरी को रोका जा सके और काला बाजारी को भी रोका जा सके। इसके अलावा बता दें कि प्याज और दालों की जब कीमतें बढ़ी है, उस समय भी कई बार सरकार ने इस कानून के तहत स्टॉक लिमिट तय की थी, ताकि कोई भी पैनिक सिचुएशंस क्रिएट ना हो और बाजार में कमी पैदा ना हो। यानी जब भी देश में किसी भी ज़रूरी चीज़ की सप्लाई पर संकट आता है, उस समय सरकार इसी कानून के जरिए बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, संतुलन बनाने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, अब इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल को लेकर भी सरकार ने साफ साफ अपनी स्थिति को साफ कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने के बावजूद फिलहाल भारत में बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा दी जाएगी। जो कई सारे कयास लग रहे थे, दावे सामने आ रहे थे, उस पर भी भारत ने स्थिति साफ कर दी है। सरकारी तेल कंपनियां फिलहाल लागत का जो दबाव है वो खुद उठाएगी और सरकार वैश्विक बाजार पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में ये जो जंग जारी है, उसके बीच में भारत सरकार ने पहले से ही अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया है, ताकि देश में गैस और खास तौर पर ईंधन की सप्लाई पर कोई भी बड़ा संकट ना आए और आम लोगों की जिंदगी सामान्य तरीके से बनी रहे, चलती रहे। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मिडिल ईस्ट की ये जंग लंबी खिंचती है और ज़्यादा तनाव बढ़ता है और होर्मुज़ जलमार्ग में सप्लाई सच में प्रभावित हो जाता है, तो क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर आने वाले दिनों में भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ता है, इस पर इस समय पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है।